नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदिनी गुप्ता। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रचनात्मक उपागम और रचनावादी अधिगम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य निर्धारित करती है जहां शिक्षण प्रक्रिया खोज, अनुभव और रचनात्मक चिंतन तथा संवाद पर आधारित हो। बालक केवल परीक्षा को पास करने के लिए सिद्धांतों को रटे नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट लर्निंग करे, अवधारणा को समझकर ग्रहण करे। यह तभी संभव है जब शिक्षक कक्षा कक्ष में रचनात्मक अधिगम के लिए वातावरण तैयार करेगा और खोजपूर्ण गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसलिए आज एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि रचनावादी अधिगम क्या है, किन सिद्धांतों पर आधारित है और कक्षा कक्ष में हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो आइए पहले हम समझते हैं कि रचनावाद क्या है। रचनावाद वास्तव में एक सिद्धांत है जो अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। यह इस बात की व्याख्या करता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है, हाउ पीपल लर्न। यह इस बात की व्याख्या भी करता है कि व्यक्ति संसार के बारे में अपनी ज्ञान और समझ को कैसे विकसित करता है। रचनावाद के अनुसार बालक संसार के बारे में ज्ञान एवं समझ अपने अनुभव के आधार पर निर्मित करता है। बालक नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संबंधित करके किसी वस्तु, घटना के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय बनाता है और अपने अनुभव को व्यक्त करता है। यानी बालक नॉलेज कंस्ट्रक्टर है। वह ब्लैंक स्लेट नहीं है जिस पर ज्ञान को उकेरा जाए। वह अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस रखता है और जब भी कोई नई वस्तु को, किसी नई चीज को देखता है तो उसे अपनी पुरानी जानकारी, ज्ञान से संबंधित करता है और उस घटना के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय बनाता है। जैसे अध्यापक यदि मौखिक रूप से क्लास में बताता है कि पौधे हमेशा प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं, यानी वे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म उनमें पाया जाता है। इस तथ्य को समझाने के लिए अध्यापक कक्षा कक्ष में रचनात्मक वातावरण कैसे उत्पन्न करता है। कक्षा में अध्यापक छात्रों के लिए एक प्रयोग की व्यवस्था करता है। एक बॉक्स जिसमें पौधा लगा हुआ है, उसमें प्रकाश ऊपर की तरफ से आ रहा है और दूसरा बॉक्स जिसमें पौधा रखा गया है, वहां साइड में एक खुली खिड़की से प्रकाश आ रहा है। बच्चों को उसका अवलोकन करने के लिए कहता है। बच्चे प्रतिदिन उसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि जहां प्रकाश ऊपर से आ रहा है, वहां पौधा सीधा ही ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जहां प्रकाश खुली खिड़की से एक तरफ से आ रहा है, पौधा उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है। बालक अपने घर के कमरे की खिड़की में रखे हुए पौधों का भी स्मरण करता है और घर पर भी उनका अवलोकन करता है कि जो पौधे खिड़की के पास रखे हुए हैं, वे प्रकाश की तरफ, खिड़की से जहां से प्रकाश आ रहा है उस ओर धीरे धीरे मुड़ जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में बच्चा संबंध स्थापित करता है और इस तथ्य को निर्मित करता है कि पौधों में पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है। हम रचनावाद को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि रचनावाद के अनुसार बालक को ज्ञान बाहर से नहीं दिया जा सकता। वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। बालक स्वयं ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है। वह एक्टिव कंस्ट्रक्टर और क्रिएटर है, पैसिव लर्नर नहीं है। जिस प्रकार यदि अध्यापक बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए कक्षा में मौखिक रूप से बता देता है कि बीज को जमीन में लगाया जाता है और वह अंकुरित होकर एक पौधे में रूपांतरित होता है, यह ज्ञान विद्यार्थी के द्वारा सीखा गया नहीं है, बल्कि अध्यापक द्वारा बताया गया है। इसकी तुलना में यदि अध्यापक विद्यार्थियों को बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक प्रयोग आधारित गतिविधि करवाता है, वह बच्चों को एक सेम का बीज देता है, उसे पात्र में मिट्टी भरकर लगवाता है और प्रतिदिन बच्चे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। हर दिन बच्चे उसका अवलोकन करते हैं। 2-3 दिन बाद वो देखते हैं कि बीज में से एक छोटा सा मूलांकुर प्रस्फुटित हुआ है। फिर धीरे धीरे उसमें से प्रांकुर निकलता है। उसके बीज पत्र का आवरण धीरे धीरे निकल जाता है और बीज पत्र खुल जाते हैं। किस प्रकार उसमें से पत्तियां निकलती हैं, जड़ें नीचे विकसित होती हैं,
बालक यह भी सीखता है कि बीज के अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत है। प्रकाश में बीज को रखा जाता है, प्रतिदिन पानी दिया जाता है, तो उचित तापमान, प्रकाश, नमी, इन कारकों की आवश्यकता के बिना बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। बालक इन तथ्यों का संबंध अपने घर के किचन गार्डन में माली द्वारा लगाए जाने वाले फूलों के बीजों और उनकी पौध बनाने से भी स्थापित करता है। यह ज्ञान उसने स्वयं ने सीखा है, स्वयं ने सृजित किया है, तो यह ज्ञान सदैव उसके लिए स्थायी रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान जन्मजात या निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने के बजाय बालक द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है। बालक पूर्व ज्ञान की नींव पर नए ज्ञान का निर्माण करता है। पूर्व ज्ञान यह निर्धारित करता है कि नए अनुभवों से व्यक्ति किस प्रकार नवीन और परिवर्तित ज्ञान का निर्माण करेगा। जैसे बालक ने यदि ऑरेंज कलर का फल देखा है जो कि गोल सा है, अब क्योंकि पहले उसने अपने घर में संतरा देखा हुआ है, अब वह पहली बार में जब उसे देखता है तो अनुमान लगाता है कि यह संतरा ही हो सकता है। किंतु जब वह उसे ध्यान से देखेगा, उसका छिलका देखेगा, उसके अंदर की फांकों को देखेगा और दोनों फलों में समानता और अंतर स्थापित करेगा, तब वह नए फल को पहचानेगा कि यह नया फल संतरा नहीं है, उसी के समान यह दूसरा फल है जो कि मौसमी है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि अनुभव से ज्ञान का निर्माण होने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है, तो रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में बालक जिस संदर्भ में किसी घटना या समस्या को देखता है, उसके प्रति उसके व्यक्तिगत अनुभव क्या है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उन पूर्व के अनुभवों के आधार पर वह वर्तमान स्थिति का अवलोकन करता है, चिंतन करता है, उन तथ्यों का संगठन करता है और नए अर्थ का निर्माण करता है और नए ज्ञान का सृजन करता है। इस प्रक्रिया को हम इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक बालक ने गांवों के संबंध में ये सुना हुआ है कहानियों में या अपने दादा दादी से कि गांवों का जीवन बहुत कठिन होता है। गांव में कच्चे घर होते हैं, झोपड़ियां होती हैं, बिजली नहीं होती, पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता है, जीवन बहुत कठिन है। तो उसके दिमाग में अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जो उसने सुना हुआ है, एक यही विचार उसके मन में होता है कि गांव बहुत पिछड़े हुए हैं, किसी तरह का गांव में विकास नहीं है। लेकिन अब यदि उसे अपने स्कूल से शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाता है और वो गांव में जाकर देखता है कि गांव में अब सड़कें बन गई हैं, यहाँ लाइट भी आ गई है, सोलर लाइट लगी हुई है, पक्के मकान बने हुए हैं, यहाँ इंटरनेट भी है, गांव में विद्यालय भी खुल गए हैं। अब गांव के संबंध में उसकी यह धारणा बदलती है और उसके दिमाग में गांव का एक बदला हुआ स्वरूप, उसकी छवि अंकित होती है। और यह ज्ञान उसने स्वयं अवलोकन से, चिंतन से, निरीक्षण से प्राप्त किया है। तो रचनावाद के अर्थ और इसकी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रचनावाद की अवधारणा है कि बालक पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है। बालक ज्ञान ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वयं सृजित करता है। बालक एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। ज्ञान का सृजन व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही करता है। जैसा हमने कहा कि गांव के संबंध में बालक के जो पूर्व अनुभव थे, उसी के आधार पर वो गांव की एक छवि उसके दिमाग में, एक स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ था। लेकिन नवीन अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में वो छवि परिवर्तित होती है। अधिगमकर्ता सक्रिय रहकर स्वयं करके सीखता है। व्यक्ति वातावरण के बारे में निरंतर परिकल्पनाएं बनाता है और उनका परीक्षण करता है। अब हम देखें कि रचनावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित रचनावाद बौद्धिक रचनावाद या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है, जबकि वाइगोत्स्की और जॉन डी द्वारा प्रतिपादित रचनावाद सामाजिक रचनावाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। वे सोच सकते हैं और बचपन से ही क्रियाशील होते हैं और अपनी क्रियाओं के माध्यम से सूचनाओं का संकलन करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे अधिगम को बालक केंद्रित मानते हैं। वे कहते हैं कि बालक स्वयं क्रियाशील रहकर अपने अनुभवों से ज्ञान निर्मित करता है। बालक सूचनाओं का संकलन तब से करता है जब से
भाषा का विकास भी नहीं होता है। यानी जब से बच्चा बोल भी नहीं सकता, तभी से वह अपने आसपास के वातावरण से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन करता है। बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है। पियाजे ने इस प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट किया। बालक जब सीखना शुरू करता है तो वह उन चीजों, घटनाओं से संबंधित जानकारी का प्रत्यक्षीकरण करता है। सूचनाओं का एक संगठन, एक सार्थक पैटर्न उसके दिमाग में बन जाता है, जिसे हम मेमोरी ट्रेसेस कह सकते हैं या मनोविज्ञान में जिसे स्कीमा कहा जाता है। इसके बाद अनुकूलन की स्थिति में वह जो नए अनुभव, जानकारी प्राप्त करता है, उसका संबंध अपने पहले के अनुभव से स्थापित करता है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में बालक यदि नवीन अनुभव, नवीन ज्ञान यदि उसके पहले के अनुभव के समान है, तो उन्हें अपने ज्ञान की संरचना में शामिल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और एक संतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन जब यदि नई सूचना पुरानी सूचना या अनुभव से मेल नहीं खाती है, तो उसमें एक असंतुलन की स्थिति, डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति उत्पन्न होती है। वह नई जानकारी का विश्लेषण करता है, चिंतन करता है, उसे समझने का प्रयास करता है और फिर अपनी पुरानी संरचना में परिवर्तन करता है, सुधार करता है और उसका विस्तार करता है। यह प्रक्रिया समाविष्टीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम एक बिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बालक एक बिल्ली को देखता है, वह देखता है कि इसके 4 पैर हैं, एक लंबी पूंछ है, 2 कान हैं, सफेद और काले रंग की है, म्याऊं म्याऊं की आवाज भी करती है। बालक इन सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में संगठित करता है और बिल्ली की एक छवि, एक स्कीमा उसके मस्तिष्क में बन जाता है। कुछ दिनों के बाद वह किसी यदि दूसरी बिल्ली को देखता है तो वह उसका मिलान अपने पूर्व अनुभवों से करता है। वह देखता है कि इसकी बाकी चीजें तो सब वैसे ही समान है, इसकी आवाज भी वैसी ही है, लेकिन इसका रंग जो है वो हल्का भूरा और गहरा भूरा है। तब वह अपने मस्तिष्क में इस सूचना को सम्मिलित करता है और एक संतुलन स्थापित करता है कि बिल्ली अलग अलग रंगों की भी हो सकती है। अब वही बालक अपने माता पिता के साथ किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने के लिए जाता है। वहां एक बड़े से टाइगर को देखता है। उस टाइगर को देखते ही बच्चा सबसे पहले क्या अनुमान लगाएगा? क्योंकि उसने बिल्ली को देख रखा है तो वो उस टाइगर को पहली बार में बिल्ली ही समझेगा, क्योंकि वो उसी तरह से उसके 4 पैर, कान और वैसी ही उसे कुछ धारियां दिखाई देती हैं। लेकिन जब वह देखता है कि यह आकार में बहुत बड़ा है और इसकी आवाज भी वैसी नहीं है, तो अन्य चीजों से मिलान करके वो नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। अब उसके दिमाग में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब वह अपने दिमाग में एक नया स्कीमा बनाता है, नई इंफॉर्मेशन को जोड़ता है कि यह बिल्ली नहीं है, यह टाइगर है। तो यह स्थिति समाविष्टीकरण की है और इस प्रकार उसके पुराने ज्ञान में परिवर्तन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव मॉडल में बालक जब कोई नई सूचना प्राप्त करता है तो 3 बातें हो सकती हैं। वह अपने ज्ञान से नए ज्ञान का मिलान करता है, तुलना करता है। यदि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से मिल जाता है तो यह छात्र की समझ में जुड़ जाता है, और यदि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से नहीं मिलता है तो वह नई सूचना का विश्लेषण करता है, उसे समझता है और अपनी पुरानी सूचना को बदलता है, जैसा अभी हमने बिल्ली के उदाहरण के द्वारा समझा। और यह भी हो सकता है तीसरी स्थिति कि वह नई जानकारी को नजरअंदाज कर दे और उसे ग्रहण नहीं करे। जैसे मान लीजिए कि एक बालक गर्मी के मौसम में अपने घर पर माँ के द्वारा बनी गई लस्सी, कैरी का पना, मिल्क शेक, मैंगो शेक इत्यादि पेय पदार्थ पीता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अच्छे हैं, लाभदायक हैं। किंतु यदि उसका एक मित्र कहता है कि ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं, तू क्या कोई छोटा बच्चा है? आजकल तो मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ये घर की बनी हुई ड्रिंक्स तो सब बेकार हैं क्योंकि ये आउट ऑफ फैशन है। बच्चा उस चीज को समझने के लिए उन कोल्ड ड्रिंक्स पर लिखी हुई जानकारी को पढ़ता है। ये भी हो सकता है कि वो इंटरनेट पर कोल्ड ड्रिंक्स का, ठंडे पेय पदार्थों का क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसके बारे में जानकारी एकत्र करता है, अपने माता पिता से भी पूछता है और फिर वह ये मन बनाता है कि नहीं, यह चीज गलत है, मैं इनका सेवन नहीं करूंगा, मैं घर के बने हुए पेय पदार्थ ही लूंगा। उसने नई जानकारी को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो उसे निरर्थक लगी।
सामाजिक रचनावाद। वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद दिया। वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी थे। वाइगोत्स्की की मान्यता थी कि ज्ञान का निर्माण बालक अकेले नहीं करता, बल्कि समाज, परिवार सभी के साथ अंतःक्रिया के द्वारा वो ज्ञान का निर्माण करता है। उन्होंने इसके लिए खुद अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सीखने की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बालक केवल स्वयं ही नहीं सीखता, अधिगम पूर्णतः एकांतरिक प्रक्रिया नहीं है, ना ही यह निष्क्रिय रूप से व्यवहार को आकार देना है। बालक जिन लोगों के संपर्क में आता है, माता पिता, शिक्षक, उसके मित्र, उन सब से भी वह अंतःक्रिया करता है और उन सब से भी बहुत सी चीजें सीखता है। अधिगम एक सामाजिक अंतःक्रिया है और भाषा के माध्यम से निर्मित सामाजिक प्रक्रिया है। ज्ञान का निर्माण अकेले में नहीं होता, बल्कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया से होता है। तो इस तरह से वाइगोत्स्की सीखने की प्रक्रिया में अपने से बड़े लोगों, शिक्षक, अनुदेशक की भूमिका को भी महत्व देते हैं। सीखने की प्रक्रिया में वाइगोत्स्की ने 3 पक्षों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। सामाजिक के अंतर्गत बालक के माता पिता, उसका परिवार, उसके बहन भाई और अन्य रिश्तेदार या अध्यापक आते हैं। कल्चरल के अंतर्गत उन्होंने कहा कि बालक जिस समाज में रहता है, उसकी संस्कृति, उसकी विचारधारा, उसकी मान्यताएं, उसका इतिहास, उस संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य इत्यादि सीखने को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार वे मानते थे कि भाषा बालक का कॉग्निटिव विकास, संज्ञानात्मक विकास करती है, उसकी समझ का विकास करती है और बच्चा भाषा के माध्यम से बेहतर सीखता है। साथ ही अपनी मदर टंग या अपनी क्षेत्रीय भाषा में बच्चा बेहतर सीखता है। वाइगोत्स्की ने जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास के संभावित क्षेत्र और MKO, अधिक जानकार व्यक्ति और स्कैफोल्डिंग की बात की। उन्होंने कहा कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर बालक को किसी अधिक जानकार व्यक्ति के द्वारा, जिसे उन्होंने MKO कहा, मोर नॉलेजेबल अदर, यह व्यक्ति अध्यापक भी हो सकता है, कोच भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, या बालक का कोई ऐसा साथी भी हो सकता है जो उस क्षेत्र में उससे अधिक जानता हो। तो यह मदद करने वाला व्यक्ति उस बालक को सहायता करता है। यह सहायता उन्होंने कहा स्कैफोल्डिंग है, यानी उस सीढ़ी या मचान के समान है जिसकी सहायता से बालक अपने विकास के संभावित क्षेत्र को प्राप्त करता है। विकास का संभावित क्षेत्र यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक दायरा या एक क्षेत्र है जहां तक बालक के सीखने की क्षमता है, यानी उसका पोटेंशियल लेवल है, वह कितना सीख सकता है, क्योंकि यह क्षमता हर बच्चे में अलग अलग होती है। बालक को जब मार्गदर्शन दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, तब वह कितना अधिकतम विकास कर सकता है। विकास के संभावित क्षेत्र को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि यह बालक दर्शाया गया है। बालक जो है स्वयं अपने आप सीखकर, मान लीजिए यहाँ तक पहुंच पाता है, यहाँ तक लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है, लेकिन जब उसे अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा, MKO द्वारा मार्गदर्शन और निर्देशन मिलता है, तब वह यहाँ तक विकास कर सकता है। यानी यह उसके विकास का, उसकी क्षमता के अनुसार संभावित और अधिकतम क्षेत्र है। बालक अपने आप जिस बिंदु तक पहुंच सकता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा मदद करने पर जहां तक, जिस सीमा तक पहुंच सकता है, वह अंतर ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि मार्गदर्शन से, सिखाने से, प्रशिक्षण से बालक अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम विकास कर सकता है। ऐसे ही जब एक छोटा बालक स्वयं साइकिल चलाना सीखता है तो समय भी अधिक लगता है, वो बार बार गिर भी जाता है, चोट लगती है, और जब पिता उसे साइकिल चलाने का सही तरीका बताते हैं तो यहाँ पिता हुए MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर है, और पीछे से सहारा देकर उसको पकड़ते हैं, यानी बालक की मदद करते हैं, स्कैफोल्डिंग करते हैं, तो बालक साइकिल चलाना जल्दी सीख जाता है। और जैसे ही बालक सीखता है, पिता उसकी वो मदद हटा लेते हैं, उसे सहारा नहीं देते हैं। तो इस प्रकार वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा संभव हो पाती है।
अब हम देखते हैं कि अध्यापक किस प्रकार अपने कक्षा कक्ष को कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, रचनावादी कक्षा कक्ष बनाए। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य किस प्रकार अंतःक्रिया होती है। यानी रचनावादी कक्षा कक्ष में शिक्षिका यह जानना चाहती है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वह इन चीजों के बारे में क्या पूर्व ज्ञान रखता है। अध्यापिका यह भी जानना चाहती है कि विद्यार्थी किस तरह से सीखता है। वह कहती है कि तुम कैसे सीखते हो, विद्यार्थी का वे ऑफ लर्निंग, स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है। क्या विद्यार्थी मौखिक रूप से सीखता है, प्रयोग करके सीखता है, अकेले में सीखता है या ग्रुप एक्टिविटी करके सीखता है। तो वह उसके लर्निंग स्टाइल के बारे में जानना चाहती है ताकि उसी के अनुसार कक्षा कक्ष में गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। और वह विद्यार्थी से कहती है कि तुम जो भी सीखोगे, जो भी क्रिया करोगे, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें मार्गदर्शन या गाइडेंस दूंगी। विद्यार्थी भी ये कहता है कि मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या जानता हूँ, जो चीज, जो घटना या जो प्रयोग मुझे दिखाया जा रहा है या जो मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में पहले से मैं क्या जानकारी रखता हूँ। वह यह भी कहता है कि मैं यह दिखाऊंगा कि मैं कैसे सीखता हूँ, मुझे कैसे सीखना अच्छा लगता है, किन तरीकों से मैं जल्दी सीख पाता हूँ, और मैं बेहतर तरीके से सीखने के लिए आपके सामने प्रश्न करूंगा। तो रचनावादी कक्षा कक्ष का वातावरण पूर्णतः सकारात्मक और प्रजातांत्रिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचनावादी कक्षा कक्ष अधिगम के लिए एक ऐसा आनंददायी स्थान होता है जहां अध्यापक बालक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और ऐसी परिस्थितियों और वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बालक को विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है और बालक सामाजिक अंतःक्रिया से अपने संसार की रचना करता है। आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अवश्य ही ज्ञानवर्धक लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।